ठीक है, क्या क्या टॉपिक इसमें हम लोग देखने वाले, एक एक करके देखते जाओ। सबसे पहले ऑसिलेशन में हम देखेंगे पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो पीरियोडिक मोशन जो ऐसा मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो, जैसे कि अर्थ का मोशन अबाउट द सन क्या है, पीरियोडिक मोशन। इस क्लॉक में जो आपको दिख रहा है पॉइंटर, उसका जो मोशन आपको जो दिख रहा है वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन। समझ में आ रहा है, जो सर्टेन टाइम के बाद रिपीट हो अपनी पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे दोबारा आया, ये क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन। तो लिखो क्या है पीरियोडिक मोशन। A particle, if a particle repeats the motion, if a particle repeats the motion in regular interval of time, if a particle repeats the motion in regular interval of time, then it is called periodic motion. Then it is called periodic motion. तो मेरे ख्याल से दुनिया में हर चीज पीरियोडिक ही है। कभी ऑब्जर्व किया कि नहीं ये चीज? अगर अर्थ पीरियोडिक है, हमारा भी डेली रूटीन क्या है, पीरियोडिक है। डेली उसी टाइम पे सोना उठना, तो लगभग सारी चीजें यहाँ पर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या है, वो पीरियोडिक है। रैंडमनेस उसमें कम है, उसमें हमेशा एक साइकिल चलते रहती है। जैसे अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है अपने एक्सेस पे, 24 आवर्स का। अबाउट द सन कितना होता है, 365 डेज का। तो ये सारी की सारी चीजें पीरियोडिक चीजें, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल लिख लेना, पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ प्लैनेट, हैंड्स ऑफ क्लॉक, ये सारे पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल हैं। ये सारे पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत एग्जांपल है, लेकिन अभी जो हम एग्जांपल, हमने दो एग्जांपल जो लिए ना, वो सर्कुलर मोशन में थे, है ना। तो सर्कुलर मोशन में पीरियोडिक अगर बोल रहे हैं, मतलब वो एक पूरा सर्कल पाथ कंप्लीट करेंगे। लेकिन नेक्स्ट जो चीज हम देखने वाले हैं वो क्या है, ऑसिलेशन। तो पीरियोडिक मोशन का ही एक केस है ऑसिलेशन। अभी हमने पीरियोडिक मोशन डिस्कस किया, हम नेक्स्ट देखते हैं ऑसिलेशन क्या है। ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन के लिए देखो, ये वाली कंडीशन थोड़ा रिकॉल करना। अगर मान लो एक स्ट्रिंग से मैं एक बॉब को या एक मास को अटैच करता हूं, तो वो इस तरीके से हैंग करेगा, और इस पोजीशन को हम उसकी क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन बोलेंगे। मीन पोजीशन बोलेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मान के चलो इस बॉब को, इस मास को मैं इस मीन पोजीशन से डेविएट करके यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट मूव करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन करेगा। समझ में आई ये चीज? तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। या फिर अगर मान लो एक स्प्रिंग में मैं एक मास को अटैच कर देता हूं और उसको रिलीज करता हूं, तो क्या होगा, वो इस तरीके से ऊपर नीचे होगा। समझ में आ रही है ये चीज? अगर हम एनर्जी लॉस को कंसीडर न करें, लेकिन प्रैक्टिकली एनर्जी लॉस होता है, और ये कंटिन्यूअस ऑसिलेशन नहीं होता, धीरे धीरे डैम्ड हो जाता है और बाद में रुक जाती है चीजें। लेकिन अगर हम लॉसलेस कंसीडरेशन करें कि कोई एनर्जी लॉस नहीं है, तो वो स्प्रिंग में जो मास है ऊपर नीचे कंटिन्यू होते रहेगा, तो वो प्रोसेस भी क्या होगा, ऑसिलेशन। ये पेंडुलम में जो बॉब का मोशन है, ये भी क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन। समझ में आया? तो ऑसिलेशन की डेफिनेशन लिखना, इट इज ए टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, it is a type of periodic motion, it is a type of periodic motion in which particle move back and forth about the, in which particle move back and forth about the mean position, about the mean position, back and forth about the mean position। तो जिसमें ये पेंडुलम वाला एग्जांपल हो गया, जिसमें ये बॉब है, ये पेंडुलम स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो मोशन ऑफ पेंडुलम, ये एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है।
और क्या एग्जांपल लिख सकते हो? मास अटैच टू द स्प्रिंग या स्प्रिंग मास। अगर स्प्रिंग में मास को अटैच करेंगे तो वो जो मोशन होगा बैक एंड फोर्थ मोशन, अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन, ये भी क्या हो जाएगा? ऑस्सिलेशन। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो लिख लेना सिंपल पेंडुलम स्प्रिंग मास सिस्टम। ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम, एंड दिस इज सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल वर्ड इसलिए यूज करें क्योंकि कॉम्प्लेक्स पेंडुलम भी हो सकता है। अभी हम इनिशियली कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो है इसमें जो स्ट्रिंग अटैच है मासलेस स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर विथ मास लेंगे तो उसके रोटेशन में क्या चेंजेस होगा वो सब देखना पड़ेगा। तो दो चीजें हो सकती है ना, एक स्ट्रिंग से मान के चलो मैं एक बॉब को अटैच करता हूँ, मास को अटैच करता हूँ और उसका मोशन कराता हूँ, या फिर मान के चलो एक इस तरह का मैंने स्केल लिया है ना, इस टाइप का स्केल लिया, अब इसका मोशन करा रहा हूँ, तो दोनों में डिफरेंस है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट मास है। क्लियर हो गया? तो अभी जो हम स्टडी करेंगे, ज्यादातर जो चैप्टर में स्टडी करेंगे वो सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो नेक्स्ट सब हेडिंग डालना सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में एसएचएम। शॉर्ट में लिखना एसएचएम। ठीक है, तो 80% ऑफ टाइम इस चैप्टर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही कंसीडरेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपने यहाँ सिंपल पेंडुलम का मोशन देखा वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल पैरामीटर क्या क्या चीजें इसमें चेंज होती है वो यहाँ पर हम डेफिनेशन में देखेंगे। तो लिखना सबसे पहले, इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन, इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन in which acceleration of particle is proportional to displacement of particle about the mean position, is proportional to displacement of particle about the mean position. अभी जो लाइन आप लोगों ने लिखी इसको अपने दिमाग में प्रोसेस करो और मुझे समझाओ किसी एग्जांपल से कि इसका मतलब क्या है। It is a type of oscillation in which acceleration of particle is proportional to displacement of particle about the mean position. तो इसको थोड़ा समझाओ मुझे कि क्या बोलना चाह रहा है जी। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग होती, स्ट्रिंग तो है, स्ट्रिंग तो है, बताओ क्या समझ में आ रहा है? पढ़ो उसको पहले। तो ये देखो, ये मान लो एक पेंडुलम है, ये इसकी मेन पोजीशन है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करूंगा, ठीक है, तो इसका मोशन कैसा हुआ दिख रहा है ना? ठीक है, तो इसमें इसका जो मोशन हो रहा है इसमें आपको वेलोसिटी दिख रही है, वेलोसिटी में चेंजेस दिख रहा है, मतलब क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन अगर मान के चलो इसकी मेन पोजीशन से मैं ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करता हूँ तो क्या दिख रहा है यहाँ पर? इसका एक्सेलरेशन क्या है? ज्यादा है। समझ में आएगी? तो उसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रही है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं इसको मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कर रहा हूं। अगर कम डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम। अगर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा। समझ में आया? तो आप लोगों ने स्टेटमेंट क्या लिखी है? आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखी है, इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन व्हिच एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अबाउट द मीन पोजीशन। तो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ऑब्वियसली हमने देखा भी है, डिस्प्लेसमेंट अगर मीन पोजीशन से ज्यादा होगा तो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा पेंडुलम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसी में लिखना, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट।
acceleration is always directed opposite to the displacement. इस चीज को समझाओ, इसका क्या मतलब हुआ? Acceleration is always directed opposite to the displacement. जैसे मान लो ये पेंडुलम है, ये बॉब है ना, अगर मान के चलो मैं इधर पे इसका डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा है? ये इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा है? ये वाला। समझ में आ रही नहीं? तो जो भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? उसका अपोजिट होगा। अगर सिंपल स्प्रिंग सिस्टम में भी देखोगे, मान के चलो अगर आपका ये स्प्रिंग स्ट्रक्चर है, इस टाइप का ले लेते हो स्प्रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर मान के चलो स्प्रिंग को इधर पे आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? जैसे इसको रिलीज करोगे किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। अगर स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो आपने दो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। पहली चीज क्या थी? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? ए से। और डिस्प्लेसमेंट को हम कई बार एस से, कई बार एक्स से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं हमने इसको डिनोट कर दिया एक्स से। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स के। और दूसरी चीज क्या है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। मतलब यहां पर कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का। सो इन शॉर्ट आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, अब एक काम करते हैं, यहां तक की चीजें हुई ना सबकी। अब नेक्स्ट एक काम करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखने के लिए ना आप ना एक चीज कंसीडर करो, आप ना एक पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का स्ट्रक्चर कंसीडर करो। ठीक है, इस तरीके दिमाग में इसको विजुअलाइज करके रखना सो दैट आपको वो चीजें क्लियर हो। ठीक है, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको ए कंसीडर करो। और इसका ग्राफ प्लॉट करना है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करना है और उसका फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ग्राफ से देखेंगे। इमेजिन करो कि इनिशियली ये बॉब की पोजीशन यहां पर है, तो उसकी मीन पोजीशन है ना। ठीक है, तो उसकी मीन पोजीशन के अबाउट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है प्रियांशी? अगर मान लो इसकी मीन पोजीशन ये है, पेंडुलम यहीं पर है, तो उसकी मीन पोजीशन के अबाउट उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मतलब मीन पोजीशन से कितना डेविएटेड है? ये पोजीशन क्या उसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। और अगर पेंडुलम यहीं पर है तो उसका मीन पोजीशन से कितना डेविएशन है? 0। समझ में आया कि नहीं? अज्यूम करते हैं कि पेंडुलम स्टार्टिंग में यहां पर था, तो उसका मीन पोजीशन से डेविएशन कितना हो गया? 0। मतलब ये वाला जो y एक्सिस जो दिख रहा है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट बताता है। y एक्सिस इसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? x। और x एक्सिस में हम इसका टाइम को, इसके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? t से। तो इनिशियली पेंडुलम यहां पर था। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, अब मान लेते हैं कि आफ्टर सर्टेन टाइम ये पेंडुलम का जो बॉब है वो इस जगह पे आ गया। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद जब ये इस जगह पे आया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो मैं अज्यूम करता हूं कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? a। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो देखो एक कर्व के फॉर्म में होगा, मतलब कि वो लीनियर नहीं, वो कर्व बनाएगा, इस तरीके का बनाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब डी एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब अज्यूम करो कि पेंडुलम का मूवमेंट इस तरह से है, तो जब वो पेंडुलम यहां पर था उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे था वो रुक गया था थोड़ा सा, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ना चालू हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर जब बढ़ेगी तो यहां पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर वो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज?
तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी तो ज्यादा होगी, लेकिन धीरे धीरे वो कम होगी और अपने टॉप पे वो पहुंच जाएगा। और जब वो अपने टॉप पे पहुंचेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, और वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, a हो गया। समझ में आए? तो यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या बता रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, a हो गया। क्या यहाँ तक का मोशन समझ में आया? अब जब पेंडुलम यहां पर पहुंचा उसके बाद क्या होगा, अगेन वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना चालू होगा। क्या ये क्लियर हो गया? जब वो वापस इधर से इधर मूव करना चालू करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कम होते जाएगा। ए तक गया था, अब ए से कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और जब यहां पर आएगा तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो उसका फर्दर ग्राफ कैसा बनेगा, इसका फर्दर ग्राफ इस तरीके का बनेगा। क्या ये समझ में आ गया? और जब वो अपने मीन पोजीशन पे आया तो अगेन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये बॉब जो है रिवर्स डायरेक्शन में मोशन करेगा और इस डायरेक्शन में जाना चालू करेगा और इस पोजीशन पे आ जाएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन पे। समझ में आ रहा है ये चीज? तब उसका डिस्प्लेसमेंट हम क्या बोलेंगे कि वो क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये वाला डायरेक्शन इस तरीके का आएगा। तो थोड़ा सा ग्राफ में यहाँ इरेज करता हूं और इधर पे शिफ्ट करते हैं सो दैट वो क्लियरली देख पाए। ठीक है, अब ये आगे मूव करना चालू करेगा एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पर -a, और वापस वो मूव करके यहाँ पर आएगा, मतलब अगेन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो जब ये मोशन कंटिन्यू होगा तो आपको किस तरीके का ग्राफ मिलेगा, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। समझ में आई ये चीज? अभी किसका ग्राफ है याद करो, साइन का। ये किसका ग्राफ है, साइन थीटा का ग्राफ है, याद आएगा ये चीज? तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, साइन थीटा की इक्वल हो गई। क्लियर? अब बताओ साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है हमने, a, और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है, मतलब अगर नेगेटिव साइन थीटा लेके तो कितना हो जाएगा वो, -a। साइन थीटा की वैल्यू +1 से लेके कहां तक जाती है, -1। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, a मतलब जो भी वो पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a sin थीटा। ये इसका डिस्प्लेसमेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब यहाँ थीटा क्या बता रहा है, बताओ थीटा क्या चीज है, थीटा क्या है? थीटा मैथ्स के टर्म्स में बोलोगे सिंपल क्या है, एंगल है, लेकिन अगर फिजिक्स के सेंस में बोलोगे तो वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर हो गया ये चीज? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाला एंगल कितना बन रहा है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया ये चीज? अब बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन याद है कि नहीं? एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा। तो ओमेगा हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि थीटा। थीटा हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, टाइम। क्या ये क्लियर हो गया? तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहे हैं x, इसको आप क्या लिख सकते हो, a sin ओमेगा टी। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अच्छा, कई बुक में, कई जगह, इवन एनसीईआरटी में भी इसे सिर्फ x न लिख के किससे रिप्रेजेंट करता है, x ऑफ t से। तो इसका मतलब क्या हुआ, करेक्ट, यहां पर दो तरह के वेरिएबल है। एक तो x एक्सिस में जो वेरिएबल है वो है टाइम, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y एक्सिस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। तो इसलिए यह t टाइम है और x जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया ये चीज? तो x ऑफ t मतलब डिस्प्लेसमेंट या x डिस्प्लेसमेंट का मैथमेटिकल फंक्शन ये आ गया। लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करना, मैंने क्या बताया था, हमने पेंडुलम का मोशन यहाँ पर ग्राफ में जब प्लॉट किया, कहां से किया था, उसके मीन पोजीशन से। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान के चलो उसके एक्सट्रीम पोजीशन से मैं स्टार्ट करता, यहां से स्टार्ट करता, मान लो यहां से स्टार्ट करता, तो फिर क्या हो जाता, तो उसका टाइम t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता, जब मैं उसका डिस्प्लेसमेंट यहां से चालू करता तो उसका इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाता, a के इक्वल आ जाता, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाता। तब उसका ग्राफ कैसा बनता, तब उसका ग्राफ ऐसा बन जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो इस तरीके का ग्राफ बन जाता।
क्लियर। और ये वाला ग्राफ क्या हो जाता है, कॉस का ग्राफ। ये साइन का ग्राफ हो गया और ये वाला ग्राफ किसका बन जाएगा, कॉस का। ठीक है, तो अगर आप इसको यहां से भी स्टार्ट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस एक्सप्रेशन को ए साइन ओमेगा टी की जगह पे ए कॉस ओमेगा टी लोगे तो भी चीजें कंफर्टेबल है, एज इट इज। क्या ये क्लियर हो गया? क्योंकि साइन और कॉस दोनों ही फंक्शन को साइनोसॉइडल फंक्शन बोलते हैं, जो कि एक दूसरे से सिर्फ 90 डिग्री के गैप पे होते हैं। वो जो 90 डिग्री का गैप है उसको क्या बोलते हैं, फेज लैग। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से। तो यहां पर लिखना फाई, फाई इनिशियल फेज या फेज लैग, इनिशियल फेज। जैसे इनिशियल वेलोसिटी हम लेते थे ना v नॉट या u से डिनोट करते थे, वैसे यहां पर इनिशियल फेज है। हाँ, इनिशियल फेज मतलब कि मैंने पेंडुलम को मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं किया, कुछ एंगल से उसको स्टार्ट किया है, बस ये बता रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर वो इनिशियल फेज इसमें आ जाएगा, तो x ऑफ t या x इज इक्वल्स टू, एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a साइन ओमेगा t प्लस इधर पे क्या हो जाएगा, फाई। ये जो फाई है ये इसके एंगल में ही है, ये ध्यान से रखना। क्लियर हो गया ये चीज? अच्छा, अब अभी ये लिखने का नहीं, जो मैं बता रहा हूं वो लिखने का नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को इमेजिन करना, विजुअलाइज करना है। मान लो कि फाई की वैल्यू, फॉर एन असम्पशन फाई इज इक्वल टू, मैं लेता हूं 90 डिग्री, है ना, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम इसका डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व करते हैं स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग मतलब जब टाइम क्या था, जीरो था, जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो था। तो ये बताओ, जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो था तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। फाई की वैल्यू क्या हो गई, 90। साइन 90 कितना बन जाएगा, 1। 1 मतलब 1 इंटू ए, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, a। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, a। मतलब पेंडुलम की पोजीशन कहां पर थी, यहां पर। समझ में आया, a पे डिस्प्लेस था मीन पोजीशन से। क्लियर हो गया ये चीज? अगर मान के चलो मैं फाई की वैल्यू 90 न लेके 45 डिग्री लेता, फॉर एन एग्जांपल, 45 ही नहीं 30 ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 30 ले लेता हूँ, ठीक है, 30 डिग्री। तो उस केस में t इक्वल टू 0 पे ये पूरा 0 हो जाएगा और ये साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 मतलब ये कितना आ गया, a/2। अब बताओ पेंडुलम की पोजीशन कहां रही होगी, पेंडुलम की पोजीशन कहां पर, बॉब की इनिशियल पोजीशन कहां पर रही होगी, दोनों के बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो a है ये क्या है, उसका एक्सट्रीम डेविएशन। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितना डेविएट हुआ, a/2 मतलब बीच में। तो हो सकता है ना कि अगर आपने पेंडुलम का मोशन स्टार्ट किया तो हो सकता है कि आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, ऑब्जर्व करना, या तो एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हो, या तो कहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हो, बीच से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हो। तो जो भी आपका इनिशियल ऑब्जर्वेशन है वो फेज क्या है, दैट इज फाई। ठीक है, तो उसको हम हमेशा कंसिडरेशन में लेंगे। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है और ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिख रही है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना है इसमें साइड में, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो भाई वेलोसिटी आपने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, वेलोसिटी कैसे निकलता है, क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, बताओ जल्दी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल दे तो, इंस्टेंटेनियस dv by dt, dx by dt, dx by dt ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, dx by dt। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब थोड़ा सा रफ वर्क करते, सुनना यहाँ पर ध्यान देना। डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा कंसेप्ट मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को ये पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, मान लो अगर ऐसा फंक्शन होता था d by dx ऑफ sin x, तो बताओ sin x का डेरिवेटिव क्या होता था, cos x, ये सबको पता है। अगर मान लो ऐसा हो जाता था d by dx ऑफ 5 sin x, तो क्या करते थे, 5 को बाहर निकाल देते थे, 5 बाहर निकल जाता था और sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाता था, cos x। याद आया कि नहीं ये चीज?
अगर मान लो ये फंक्शन ऐसा कुछ हो जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन ए एक्स, अब बताओ क्या होता था, याद है क्या? अब यहां लगता है चेन रूल। क्या होता है देखो, पहले तो ये 5 का 5 बाहर आ गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहां पर क्या लगाएंगे, कॉस, और एंगल में एक्स नहीं है, अब क्या है यहाँ पर ए एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ए एक्स आ जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? फिर क्या करेंगे, फिर ए एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे इसके रेस्पेक्ट में एक्स के, तो क्या हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एक्स आएगा। ये चेन रूल बोलते थे, मैथ्स वालों को थोड़ा बहुत याद आ रहा है, चेन रूल हमने प्रैक्टिस किया था। तो बताओ ये ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और ए उसमें से बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल इसका डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा, 5a cos ax। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, जल्दी बताओ। ठीक है, अब एक मिनट, अभी रफ वर्क ही चल रहा है ना, अभी हम फाइनल उस पे आए नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो ऐसा आ जाता है 5 साइन ए एक्स प्लस बी, अगर ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है, यहां पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, 5 तो निकल जाएगा बाहर, फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन का, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो यहां पर आ जाएगा कॉस, और जो भी उसके एंगल में है वो एज इट इज आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, अब जो एंगल वाला टर्म है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल। तो एंगल वाले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो ax का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, a, और b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, मतलब इनटू में यहां पर क्या आ जाएगा, a। क्या ये क्लियर? ये वाला जो a बोल रहा है, ये वाला a और ये वाला a, नहीं एक्चुअली ये a जो है वो एंगल में है, और ये a जो है ना बाहर आ गया है, वो एंगल के बाहर है, वो डेरिवेटिव के चेन रूल्स। ठीक है, अब यहां पर अगर आप चेन रूल अप्लाई करोगे तो देखो कैसे होगा, ध्यान से देखते जाना इधर से। ठीक है, तो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन लिख ली थी, ये सारे कंडीशंस भी हमने देख ली कि डेरिवेटिव कैसे होगा चेन रूल अप्लाई करके। इधर पे देखते हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे। v इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा v इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, ये वाला टर्म, मतलब ये आ जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अभी एक एक करके देखते जाना। v इज इक्वल्स टू, ये a क्या है, एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड, जो भी बोल। अच्छा, a को मैंने एम्पलीट्यूड ये वर्ड बताया था कि नहीं बताया था। a एक्चुअल में इसकी हाइट है, और इसकी हाइट को ही हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, या फिर इसका मैक्सिमम डेविएशन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो भी वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, एम्पलीट्यूड वर्ड यूजुअली इसको यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, तो a यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है जो क्या है, कांस्टेंट है, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर बाहर। क्लियर हो गया ये चीज? अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये वाला एक्सप्रेशन का। तो बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस 5, जो भी अंदर में था एज इट इज आएगा। अच्छा, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, थोड़ा बताना, वेरिएबल क्या है यहाँ पर? वेरिएबल देखो यहाँ पर t है, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t के। तो यहाँ पर ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएशन होगा तो t का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1, और मल्टीप्लाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पर, ओमेगा, और 5 का जब डिफरेंशिएशन होगा तो 5 क्या है, कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाएगा, 0। सो फाइनली आपको यहाँ वेलोसिटी जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। ये आ जाएगा इसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आ जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलोसिटी, SHM वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलोसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब एक काम करो, एक्सेलरेशन का तुम लोग करके दिखाओ क्या होगा। एक्सेलरेशन तुम लोग निकाल के बताओ। हम 3 चीजें लगातार देखेंगे एसएचएम के लिए। सबसे पहले हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सप्रेशन, ये वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन, और थर्ड मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेशन निकाल के बताओ। एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा? ऑनलाइन में सॉल्व कर रहे हो तुम लोग सब?
सार्थक, शशांक, लक्ष्य। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा d बाई dt और v की जगह पे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। डन, यहाँ तक हो गया। ओके गुड। और आया बाकी लोगों का? सर हाँ, तो देखो पहले a ओमेगा तो कांस्टेंट ये आ जाएगा बाहर, है ना। फिर हम cos का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो cos का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? माइनस साइन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस साइन। और फिर जो एंगल में है एज इट इज लेंगे, तो ओमेगा टी प्लस फाइव एज इट इज रहेगा। फिर चेन रूल से अंदर वाला उसका एंगल वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डी बाई डी टी, यहाँ पर क्या जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाइव। ये चीज समझ में आई ना? ठीक है। अब फर्दर ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। और ये बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जैसे ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? ओमेगा और फाइव का क्या हो जाएगा? जीरो। तो मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर? ओमेगा। क्लियर हुआ? ये वाला ओमेगा और ये वाला ओमेगा जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और इधर में क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या ये आया सभी के एक्सप्रेशन? जल्दी बताओ। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ये आ गया सभी का? ओके। ये क्या अभी हमने क्या डिराइव किया है? एक्सेलरेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। और आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो कंडीशन लिखी थी। क्या कंडीशन लिखी थी? थोड़ा पढ़ो तो। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड साइन उसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। a इज इक्वल टू माइनस एक्स, a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। याद आया ना? हाँ। तो इस चीज को अगर हमें प्रूव करना है तो कैसे प्रूव कर पाएंगे? तो मतलब हमें एक्सेलरेशन और किसके बीच में रिलेशन चाहिए होगा? डिस्प्लेसमेंट के बीच में, मतलब a और x के बीच में। तो थोड़ा चेक करो, a और x के बीच में रिलेशन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? a इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर को मैं बाहर कर देता हूँ, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐसे ही बचेगा। क्लियर हुआ? ये चीज चेक कर लो एक बार। और a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को आपने क्या लिया था? ये देखो इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं और इस वाले पार्ट को क्या ले लेते हैं? इक्वेशन नंबर 3। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू क्या थी? x थी। तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। तो देखो वो कंडीशन वैलिड हो रही है कि नहीं? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ठीक है। तो ये तीनों एक्सप्रेशन सबको समझ में आ गई क्या? बताओ जल्दी से एक बार। ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है मैं बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये आता है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करो, लिख के बताओ। तो ये अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए ये दे देगा कि शो दैट x इज इक्वल टू 5 cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 3 is simple harmonic motion. Show that this displacement represent a simple harmonic motion. Show that this displacement expression
रिप्रेजेंट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको बोल रहे प्रूव करो कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने की कंडीशन क्या होगी, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये होना चाहिए। तो आपको पूरा प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका वेलोसिटी, फिर क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन, और वो किसके प्रोपोर्शनल आना चाहिए, माइनस एक्स के। समझ गए ना ये चीज। अच्छा, अभी हमने जो डेरिवेशन किया वो साइन लेके किया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दे दिया है, कॉस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस लेके करोगे तब भी वही चीज प्रूफ हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं ये चीज। चलो एक काम करो, करके दिखाओ उसके लिए सेम, 2-3 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। एक्स तो दे दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्या निकालो, वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करोगे, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर वेरीफाई कर लो जल्दी से। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है पता है ना, हो गया क्या। तो क्या किया, वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी के लिए डी बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, तो यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ क्या आ गया होगा, 5 cos ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। तो v इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 और इनटू इनटू, अच्छा इसको मल्टीप्लाइड बाय में क्या देगा, ओमेगा। समझ गए ना, ओमेगा कैसे है, अंदर वाले को डिफरेंशिएट किया तो ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, ओमेगा टी का क्या बन जाएगा, ओमेगा। तो वेलोसिटी आ गई यहाँ पर -5 ओमेगा और इधर क्या देगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। डन। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा dv बाय dt। ठीक है, तो -5 ओमेगा और इसका डेरिवेटिव होगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, cos। तो यहाँ पर क्या देगा, इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 और ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -5 ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। ऐसे ही आया। हाँ, अब ये 5 और कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 ये दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं हम किससे, x से। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो जितना भी इस तरह का डिस्प्लेसमेंट होगा, साइनोसॉइडल डिस्प्लेसमेंट होगा, सारा का सारा क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। क्लियर हो गया सबको ये। ठीक है, तो इस तरह से पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये पूछ सकता है। एनसीईआरटी में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, चलो वो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके दिखा। अच्छा, इसमें कुछ और चीजें मैं बता दूं, सुन लो एक एक करके यहाँ ध्यान से। ओमेगा क्या है बताओ तुम। अच्छा, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट देखा ना, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। डिस्प्लेसमेंट का ये वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने देखा। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलता है, थीटा अपॉन टी। ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, थीटा अपॉन टी। क्या ये क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मान के चलो हम एक सर्कुलर मोशन की बात करें, तो सर्कुलर मोशन में अगर मान लो कोई पार्टिकल एक रोटेशन कंप्लीट करता है,
तो थीटा की वैल्यू उसके लिए कितनी हो जाए? 360 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं? 2 पाई। तो अगर एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेते हैं? 2 पाई। समझ में आई ये चीज? और जितने टाइम में वो एक बार घूमता है उस टाइम को क्या बोलते हैं? उसका टाइम पीरियड। सुना कि नहीं? ये वर्ड हमने यूज किया पहले भी सर्कुलर मोशन में, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड, जितना टाइम इसको एक रोटेशन में लगा उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? टी से। याद आया कि नहीं? टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते थे? टी से। तो ये हो गया, थीटा की वैल्यू 2 पाई हो गई और टाइम पीरियड कितना हो गया? टी हो गया। तो अगर ओमेगा की बात करें तो यहां पर कितना आ जाएगा? थीटा की जगह पे 2 पाई डाल दो, स्मॉल टी की जगह पे क्या डाल दो? कैपिटल टी। तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाय कैपिटल टी। ये भी लिखते, याद रखना ये, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें टाइम पीरियड निकालने पूछा रहता है। लिखो, इसको नोट करो। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाय कैपिटल टी। यहाँ कैपिटल टी का मतलब क्या है? टाइम पीरियड। कैपिटल टी का मतलब क्या है? टाइम पीरियड। ठीक है सबने? अच्छा ये बताओ, क्या तुम लोगों को ये पता है कि नहीं फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, हाँ ओके, और कुछ बोल रहे थे? ओके, एकदम सिंपल वर्ड में फ्रीक्वेंसी का मतलब थोड़ा समझाओ। हाँ, नंबर ऑफ टाइम्स रोटेशन जो होगा एक सेकेंड में, या नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एक सेकेंड में कितने बार घूमेगा, वो उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और वो निकालने के लिए हम टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे मान के चलो, अगर उसको एक बार घूमने में 0.5 सेकेंड लगते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक बार घूमने में कितना टाइम लग रहा है? 0.5 सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितने बार घूमेगा? एक सेकेंड में 2 बार घूमेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2। समझ में आएगी? अगर मान के चलो उसको एक रोटेशन में 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है, मतलब उसका टाइम पीरियड, एक रोटेशन में कितना टाइम लगा, मतलब टाइम पीरियड 0.1 है, तो एक सेकेंड में कितने बार रोटेट होगा? 10 टाइम्स। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 10। मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है, जिसको कई बुक्स में इस सिंबल से, बी नहीं ये न्यू बोलते हैं, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू सिंबल, NEU, न्यू ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बुक में F से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 1 अपॉन कैपिटल टी। 1 अपॉन कैपिटल टी, ठीक है? और इस फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है कुछ बुक्स में। और इस फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? हर्ट्ज। ठीक है ना? ये सुना होगा, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी बैंड, जो हम टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं, तो वो इसी फ्रीक्वेंसी का एक पार्ट होता है। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, मेगा का मतलब पता है ना? मेगा मतलब क्या होता है? 1 मेगा इज इक्वल टू हाउ मच? किलो का तो मतलब पता है ना? 10 टू द पावर 3। मेगा कितना होता है? 10 टू द पावर 6। गीगा कितना होता है? 10 टू द पावर 9। ये सब देखो ध्यान रखना है ना, ये कॉमन सेंस वाली चीजें, ये आप लोग मेजर यूज करते। मेगा का मतलब क्या? 10 टू द पावर 6। तो अगर मान के चलो किसी किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है, 1 मेगाहर्ट्ज से मतलब कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर कितना आ जाएगा? 6 हर्ट्ज। समझ में आएगी नहीं? तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा बताओ? 1 बाय 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। f इज इक्वल टू 1 अपॉन t है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन f। समझ में आएगी? तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 10 टू दी पावर 6। और 1 अपॉन 10 टू दी पावर 6 को क्या लिख सकते हैं? 10 टू दी पावर -6। ये बताओ 10 टू दी पावर -6 को क्या लिखते हैं? जैसे 10 टू दी पावर -3 का मतलब क्या होता है? मिली। याद है कि नहीं ये चीज? 10 टू दी पावर -6 का मतलब क्या होता है? माइक्रो। नहीं पता था कि? हाँ, याद नहीं आ रहा था। 10 टू दी पावर -9 क्या होता है? नैनो। ठीक है, तो इसी तरीके से 10 टू दी पावर -6 का मतलब क्या हो गया? माइक्रो। तो 1 माइक्रो सेकेंड,
उसका रोटेशन पीरियड कितना हो जाएगा, 1 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं सबको ये चीज? तो ये सोचो कि 1 सेकेंड में एक बार वो ऑसिलेट करता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, कई बार हाई फ्रीक्वेंसी जोन होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है। क्यों होता है डिस्टर्बिंग? क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी जोन में आपके जो ऑसिलेशंस है वेव्स के वो बहुत ज्यादा होते हैं। ऑसिलेशंस जब बढ़ जाते हैं ना, तो उस समय वो कई सारे पार्टिकल को पेनिट्रेट करता है। ये आप लोगों ने शायद अभी नहीं पढ़ा है, बाद में पढ़ोगे कि हम पढ़ते हैं ना रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। कई जगह पे अगर आपने देखा होगा, एक्सरे कराने या सीटी स्कैन कराने जाते हैं तो उस जोन में नहीं जाना होता है कुछ लोगों को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को। क्यों? क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो ह्यूमन बॉडी को, जैसे एक्सरे भी क्या होता है, एक्सरे क्या करता है, एक्सरे जो एक रेज होती है गीगाहर्ट्ज की रेंज में, जो ह्यूमन के मसल्स को इंटरसेप्ट कर देती है, लेकिन उसके बोन को नहीं करती, इसलिए बोन का स्ट्रक्चर वहां पर दिख जाता है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी जो हम यहाँ पर देखें। ठीक है? अच्छा, अभी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, पहले इसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से फर्स्ट एग्जांपल ये, और ये क्वेश्चन है, ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बी, हाँ, ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन हार्ट, ऑन एन एवरेज a human heart is found to beat 75 times. On an average, human heart 75 times beat करता है per minute. Per minute. Calculate its frequency and time period. Calculate its frequency and time period. हाँ, तो अगर अभी तक का एक्सप्लेनेशन समझ में है तो आप बता सकते हो उसका आंसर। इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड बताना है। दृष्टि नहीं है समझ में? एक मिनट में हार्ट कितने बार बीट करता है? 75। ठीक है? फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने बार वो काम होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने बार रोटेशन हुआ, फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में हार्ट कितने बार बीट किया, वो हार्ट की फ्रीक्वेंसी। तो कितना है? अच्छा, एक मिनट में 675 टाइम्स है, मतलब 60 सेकेंड में कितने बार हो गया? 75 टाइम्स। यही मतलब हुआ ना, 60 एक मिनट मतलब 60 सेकेंड्स हो गया। ठीक है? अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई एक सेकेंड में कितने बार बीट करेगा? तो 1 सेकेंड में कितने बार बीट करेगा? तो 75 डिवाइडेड बाय क्या कर लोगे? 60, यही करना पड़ेगा। तो इसको अगर फर्दर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा ये? 15 4 और 15 5 5/4। 5/4 मतलब कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड में कितने बार, कितना? 4 1 4 और 1.25 हर्ट्ज। तो ये क्या है? ये जो निकला ये क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितने बार बीट कर रहा है, इट्स फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? कभी हॉस्पिटल गया तुम लोग? हॉस्पिटल मूवी तो देखे होंगे, तो मूवी में इस टाइप का दिखाता है कि नहीं? अगर कोई एडमिट रहता है इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, याद है कि नहीं? ये वाला ऐसा ग्राफ बना हुआ रहता है, पीप 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 आवाज करता है। ये कर्व क्या है, किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी सिग्नल, ईसीजी सिग्नल क्या करता है? हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को बताता है। अगर ये बंद हो जाएगा तो क्या? हार्ट फेलियर। समझ गया ना ये चीज? ठीक है? तो इसमें और कई सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन आया ना, उससे उससे उसी से रिलेटेड चीज बता रहा है। ऐसा रिपीटेशन चलता होता है, अगर अगर तुमने देखा होगा, ऐसा रिपीटेशन चलता रहता है। ये ऐसा आया, फिर उसके अगला हार्ट बीट ऐसा आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये जो चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी वही है जितने बार हार्ट बीट करेगा। मतलब कितना है?
1.25। मतलब एक सेकंड में कितने साइकिल बनेंगे ऐसे 1.25। अच्छा, ये जो एक साइकिल बनेगा इसका ड्यूरेशन कितना होगा, इसका ड्यूरेशन कितना होगा, वो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। इसका टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, इसका टाइम पीरियड निकलेगा इसकी फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल करके। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी 4/5 या 1.25, तो रेसिप्रोकल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4/5। 4/5 मतलब कितना आ जाएगा 0.8। 0.8 क्या सेकेंड्स। तो कभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो एक साइकिल बनता है इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है 0.8 सेकेंड की। ऑब्जर्व करना, ठीक है। जो डॉक्टर्स नर्व्स को भी देखते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो टाइम ड्यूरेशन देखते हैं कि एक मिनट में कितने बार हार्ट पंप हो रहा है। समझ में आ रहा है? अगर वो बहुत जल्दी जल्दी पंप हो रहा है मतलब वो टाइम पीरियड ज्यादा है, टाइम पीरियड कम हो गया मतलब हार्ट की फंक्शनिंग इम्प्रॉपर है। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ, अगर वो ओवरलैप हुआ मतलब जैसे तो दो हार्ट है, स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर एक और लाइन होती है ऐसी टाइप की, और वो दोनों ऐसे ऐसे हुए तो हाँ ऐसा हुआ है इसलिए कुछ नहीं। ठीक है। तो एक्चुअली क्या बोलना चाह रही हो मैं समझ गया, ये तो मैं एकदम सिंपल स्टडी बताया तुम लोगों को। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, जब भी हम किसी पर्सन को एडमिट करके रखते हैं तो सिर्फ उसका ईसीजी मॉनिटर नहीं करते, उसके मल्टीपल सिग्नल्स मॉनिटर करते हैं। कई बार पीपीजी भी देखते हैं। पीपीजी मतलब फोटो, जिसमें आप लोग वो नहीं देखते पल्स ऑक्सीमीटर, कोरोना के टाइम पे यूज किया था, उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन बताता है। ऐसे ही मल्टीपल बॉडी सिग्नल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो हो सकता है एक डिस्प्ले लगाओ जिसमें ईसीजी आ रहा हो, कुछ और आ रहा हो, मल्टीपल सिग्नल आ रहे हो। समझ में आ रहा है ये चीज? तो हर एक सिग्नल एक ही डिस्प्ले पे होगा तो हो सकता है वो ओवरलैप हो जा रहा होगा। उसका ये मतलब नहीं कि कुछ उसमें गड़बड़ी है। ठीक है, ठीक है सिद्धि। तो अगला मेरा क्वेश्चन है, ये जो ईसीजी सिग्नल दिख रहा है क्या ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है? ऑब्वियसली पीरियोडिक है क्योंकि हम इसका क्या निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया ये चीज? अच्छा, ये इमेजिन करो हार्ट की फंक्शनिंग प्रॉपर है, एकदम सिस्टमैटिक चलती है, क्या ब्रेन का भी वैसे ही होता है? तो ब्रेन का सिग्नल पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा? वो क्या होगा, नॉन पीरियोडिक। तो ब्रेन का जब वेव देखोगे ना तो ऐसा आएगा, ठीक है। वो भी ओवरलैप होता है, वो बहुत ओवरलैप होता है क्योंकि मैं इसलिए जानता हूँ, मैं तो कम से कम 100 से ज्यादा पेशेंट्स का ब्रेन सिग्नल रिकॉर्ड किया हूँ। पेशेंट्स का नॉर्मल था तो उनके ये पूरे ब्रेन सिग्नल बहुत रैंडमली ओवरलैप। एक्चुअली उतना डेप्थ पे नहीं जाता है, लेकिन एक जगह से नहीं, आपका ब्रेन का हर एक अलग अलग रीजन रहता है, तो हर रीजन एक अलग काम के लिए स्पेसिफाइड होता है। जैसे ऑक्सीपिटल आपके विजन के लिए होगा, तो अगर पीछे से हम सिग्नल ले रहे हैं तो आप क्या देख रहे हो आपके रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करेगा। फ्रंटल रीजन का ब्रेन का अलग काम होता है, तो फ्रंटल रीजन बताएगा कि कुछ और चीज हो, समझ रहे हो? जैसे अगर मान के चलो आप कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर रहे हो तो ब्रेन का कोई दूसरा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हर जगह से सिग्नल अलग तरह की चीजों को बताएगा, ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो मतलब ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी तरह के सिग्नल्स है, ये सारी चीजें आप यूजुअली 12th में थोड़ा ज्यादा पढ़ते हो, और थोड़ा सा मतलब ज्यादा भी नहीं है, बहुत थोड़ा सा। आजकल डिलीट भी कर दिया बहुत सारा। अलग अलग कलर की क्या चीज अलग अलग कलर की? वो अलग अलग तरीके, खाली उसको वेरिएशन वो आइडेंटिफाई करने के लिए ना, वो बहुत सारे होते हैं। तुम्हारा ईजी हुआ है क्या? अच्छा, तुम्हारा ईजी हुआ है, तो ईजी जिनका होता है ना उनके ब्रेन में ऐसा करके पूरे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। कितने लगाए थे? मेरे को ये तो नहीं पता कितने लगाए। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और उसमें जेल डालते हैं, फिर उसके बाद वो सिग्नल निकलते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें ना ये होता है कि ना वो अलग अलग कलर का इसलिए होता है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि भाई ये कौन सा ब्रेन का रीजन है। अगर मान के चलो तुम्हारा दिमाग खराब है, एकदम रॉ लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, तो दिमाग का कौन सा रीजन में प्रॉब्लम है। जैसे कई लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं, तो मिर्गी का दौरा आता है, वो कौन सा ब्रेन का रीजन उसमें रिस्पॉन्सिबल है उस पोर्शन के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग कलर कोडिंग है और उसका कोई सेंस नहीं। ठीक है, तो जितने भी तरह के सिग्नल्स देख रहे हो, हर सिग्नल की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है,
फ्रीक्वेंसी उसका टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है। टाइम पीरियड मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन का, एक ऑसिलेशन का कितना टाइम। क्या ये क्लियर हो गया? फर्स्ट एग्जांपल क्लियर सबको? ओके चलो एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं, सुनना। क्वेश्चन है, a body oscillates with simple harmonic motion. A body oscillates with simple harmonic motion according to the equation x is equal to 5 cos 2 pi t plus pi by 4 full stop। आगे लिखा है at t is equal to 1.5 seconds calculate फर्स्ट पार्ट में है डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड पार्ट में है स्पीड, थर्ड पार्ट में है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूं उसके पहले एक क्वेश्चन और पूछता हूं। ठीक है, चलो आंसर कर पाते हो कि नहीं ये बताओ। ये जो सिग्नल का आपको डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसको देख के क्या आप इसका टाइम पीरियड बता सकते हो? टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी क्या होगा? कैपिटल टी तो इसका पहले जो हमने एक्सप्रेशन यूज किया उसमें हमने किस तरह के फंक्शन लिए थे याद है क्या? x इज इक्वल टू क्या लिया था? a sin ओमेगा टी प्लस 5 ऐसा लिया था, याद आया कि नहीं? जो हमने स्टैंडर्ड डिराइव किया था, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन जो किया था a sin ओमेगा टी प्लस 5 ये लिया था। और मैंने क्या बोला था? साइन की जगह पे कॉस लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या a cos ओमेगा टी प्लस 5 लो या a sin ओमेगा टी प्लस 5 लो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो अब ये बताओ अगर मुझे यहाँ पर टाइम पीरियड कैपिटल टी निकालना है तो वो निकालने के लिए मैं किन को कंपेयर करूंगा? कौन से टर्म्स को कंपेयर करूंगा? यहाँ पर ये इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करूंगा, जिसको ओमेगा टी और 2 पाई को। समझ में आया कि नहीं? तो इससे मुझे ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 2 पाई। क्या ये समझ में आया? अब ओमेगा को किससे रिप्लेस करते याद करो। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, और मैंने अभी क्या लिखा था? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, और क्या लिखाया था? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। याद आया कि नहीं? तो अगर यहाँ ओमेगा की जगह मैं 2 पाई बाय कैपिटल टी रखता हूं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, तो कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो कैपिटल टी की वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हर्ट्ज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है आगे ना, तो मैं मुझे दिख गया तो तुरंत पहले मैंने बता दिया। अच्छा मान लो अगर इस तरीके का सिग्नल होता है, x इज इक्वल टू a sin 10 पाई t प्लस पाई बाय 4, बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सिंपल, जो भी टी का कोफिशिएंट है उसको ओमेगा ले लेना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 10 पाई, और ओमेगा की जगह 2 पाई बाय कैपिटल टी पुट कर दोगे तो 10 पाई है ना। तो पाई और पाई कट गया, 2 1 जा 2 5 जा कट गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5 आएगी। क्या टी की वैल्यू? 1/5। टी की वैल्यू 1/5 आएगी, चेक कर लेना प्रियंशी, है ना। और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5।
That's it. किसी को डाउट इसमें? जिसकी नहीं है समझ में? नहीं, अभी मैं ये क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा हूँ। अभी मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा कोई भी सिग्नल अगर आपको दिया, कोई भी फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन आपको दिया है, उसका टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? जो भी t का कोफिशिएंट है उसको क्या ले लेना? ओमेगा, और ओमेगा की जगह पे क्या पुट कर देना है? 2 पाई बाय t, कैपिटल T, जिससे क्या मिल जाएगा? टाइम पीरियड। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी मुझे टाइम पीरियड निकाल के बताना, रफ वर्क करना। ये क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व करना चालू नहीं किया है ना, अभी हम कुछ और ही डिस्कशन पे फंस गए। ठीक है, मान लो अगर x इज इक्वल टू ऐसा फंक्शन है 5 sin 6 पाई t प्लस पाई बाय 4, और अगर आपको पूछता है इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालो, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालो, बहुत सिंपल। जो भी t का कोफिशिएंट है वो आपका ओमेगा बन जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 6 पाई, और ओमेगा की जगह क्या पुट कर देना है? 2 पाई बाय कैपिटल T डाल देना है, दैट इज इक्वल टू 6 पाई। सिंपलीफाई कर देना, पाई और पाई कट, 2 1 जा 2 3 जा कट। ठीक है, तो 1 अपॉन कैपिटल T इज इक्वल टू कितना आ गया? 3, और 1 अपॉन कैपिटल T मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3। टाइम पीरियड चाहिए तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1/। एकदम सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में है, इवन इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया उसने, मल्टीपल साइनोसॉइडल सिग्नल को ऐड कर दिया। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। चलो फिलहाल वाला ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे और अच्छे से, ये वाले क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करो। यहाँ पर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है इसका, x इज इक्वल टू 5 cos 2 pi t प्लस पाई बाय 4, और बोल रहा है इसका t इज इक्वल टू 1.5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? x से, तो आपको x निकालना है। x निकालने के लिए t की जगह पे क्या पुट करना है? 1.5, बस और कुछ नहीं। यहाँ t की जगह पे 1.5 पुट कर दो, सिंपलीफाई कर दो, आ गया आंसर। नहीं, ओमेगा तो उसलिए क्योंकि मैं टाइम पीरियड बोला, अभी तो वो सब करने की कोई जरूरत नहीं। अभी तुमको x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 cos क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 पाई t, t की वैल्यू कितनी होगी? 1.5 प्लस पाई बाय 4। क्लियर हुआ ये चीज? तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 5 cos, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 3 पाई, तो ये आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई बाय 4। समझ में आई ये चीज? ठीक है, अब थोड़ा सा ना ट्रिग्नोमेट्री में फंस गए हैं हम। याद है कि ट्रिग्नोमेट्री में 3 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता था? ये 0, ये पाई, ये कहां था? 2 पाई, ये कहां था? 3 पाई। याद करो, 3 पाई मतलब ये आ गया है ना, और प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -5 cos थीटा, थीटा मतलब एंगल, एंगल कितना है? पाई बाय 4। ठीक है, और cos पाई बाय 4 मतलब cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो आंसर कितना देगा? -5/√2। क्या आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट? क्या ये क्लियर? एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, कैलकुलेशन में तुम लोग यूज कर सकते हो, 1/√2 की वैल्यू ज्यादातर दे दी रहती है, अगर नहीं दी है ना तो इसकी वैल्यू 0.707 देते हैं। तो डेसिमल में x की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आएगी? x इज इक्वल टू -5, 1/√2 की जगह पे ये डाल सकते हो, तो इंटू 0.707 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना देगा? -5 7 35 का 5, ये आ गया 3, 5 7 35, तो ये आ जाएगा, सही कर रहा होगा ना? ठीक है ना, 1 2 3 3 डिजिट का पॉइंट लग जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3.535, ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा मीटर्स, ऐसा यूनिट में मेंशन्ड है क्वेश्चन में, तो मीटर्स। डन, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? इसकी स्पीड। ठीक है, तो स्पीड निकालो, स्पीड निकालना मतलब वेलोसिटी v निकालना पड़ेगा। ठीक है,
उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी निकालना है, मतलब d बाई डी टी ऑफ x या dx बाई डी टी, जैसा समझो। तो क्या हो जाएगा d बाई डी टी, और x मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा 5 cos 2 पाई t प्लस पाई बाय 4। समझ में आएगी? अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, पहले पहले ये बता दो। हाँ, एक तो पहली चीज इसमें माइनस आएगा 5, ये साइन बन जाएगा, ये देगा 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4, और फिर उसके बाद अंदर वाला डिफरेंशिएट होगा। समझ गए ना? कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन, ठीक है। अब अंदर वाले को जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो 2 पाई टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इनटू 2 पाई, क्योंकि टी का तो 1 हो गया तो 2 पाई आ जाएगा, और पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 2 पाई मल्टीप्लाई। अच्छा, ये जो 2 पाई है ना, ये एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होगा भाई, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाहर वाले कोफिशिएंट से। मतलब कितना देगा, माइनस 10 पाई, और इधर पे क्या देगा, साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाय। क्या ये समझ में आ गया, बताओ जल्दी। ठीक है, अब ये वेलोसिटी जो मिल गई है, इसमें आप वो टाइम पुट कर दो। कितना टाइम पुट करना है, टी की वैल्यू कितना पुट करना है, 1.5, है ना। तो टी की वैल्यू 1.5 डालोगे तो माइनस 10 पाई। देखो ये 1.5 डालने पे ये भी कितना बनेगा, फिर से वही 3 पाई बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो पिछले बार हुआ था। तो साइन इधर पे कितना देगा, 3 पाई प्लस पाई बाय 4, ऐसे ही होगा। साइन 3 पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से साइन नेगेटिव होता है, ठीक है, तो माइनस साइन थीटा बन जाएगा। तो v इज इक्वल टू माइनस 10 पाई, और इधर पे क्या बन जाएगा, साइन पाई बाय 4, माइनस साइन पाई बाय 4 आएगा असल में। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। हाँ, समझ में आया ना सबको ये। तो v इज इक्वल टू, अच्छा अब ये हो गया 10 पाई, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय रूट 2। हाँ मतलब ठीक है, 10 पाई बाय रूट 2 या फिर 10 इंटू 1 बाय रूट 2। समझ में आई ये चीज। अब 1 अपॉन रूट 2 को मैंने क्या लेना बताया था, 1 अपॉन रूट 2 को क्या यूज करोगे, 0.707। तो 10 पाई इंटू 0.707, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा, 7.07 पाई, 7.70 पाई, और फिर पाई की वैल्यू डाल दो 3.14, तो फाइनल आंसर आ जाए। कितना आएगा तो कैलकुलेट करके बताओ। 22 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पाई तो 3 पॉइंट समथिंग होता है ना, 0.8 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 22 आएगा मीटर पर सेकेंड, है ना। फिर थर्ड पार्ट में क्या निकालने बोल रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन। थर्ड पार्ट में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, हाँ कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर डिफरेंशिएट मत करो, सीधा शॉर्टकट तरीका यूज करो। आपने डिराइव किया था ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी, a हाँ इंटू एक्स। ये अभी हमने जो डेरिवेशन किया था, ये सारा डेरिवेशन थोड़ा याद करो। हाँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये देखो इक्वेशन नंबर 3, और उसके नीचे ये वाला a की वैल्यू क्या आई थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो सीधे आप इसको यूज कर सकते हो। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अच्छा ये बताओ,
माइनस ओमेगा की वैल्यू क्या लेंगे, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, नहीं ओमेगा जो सिंपल हमारा डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है उसमें जो भी टी का कोफिशिएंट है वो हमारा ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई 2 पाई, तो यहाँ पर क्या देगा 2 पाई का होल स्क्वायर, समझ में है ना। और x x डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ जो हमने फर्स्ट पार्ट पे निकाला था, कितना निकाला था -3.535, समझ में आई ये चीज। सीधे सीधे इनको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और फिर कैलकुलेशन कर लेगा वो आ जाएगा फाइनल आंसर। तो जब तुम लोग क्लास 10th में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े थे तो सोचे थे साइन का मतलब क्या होगा इस तरीके से रिलेशन। जब तुम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, अगर मान के चलो इसमें पढ़ते जाओगे तो ये देखोगे और दुनिया को जब ऑब्जर्व करोगे तो लगेगा दुनिया में हर चीज साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन का कर्व कॉस का कर्व है। मतलब अगर एक छोटी सी चीज ये ऑब्जर्व करोगे कि अगर मान के चलो कोई व्हील रोटेट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है तो व्हील का एक पॉइंट देखोगे तो वो भी साइन बनाता है, समझ में आ रहा है। अगर तुम लोग कभी मान के चलो गूगल मैप में अर्थ को देखोगे ना तो कई बार ऐसा होता है ना, अगर किसी ने ऑब्जर्व किया होगा गूगल अर्थ जब उसको आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखते हो तो उसको जब बहुत जूम आउट करते हो ना तो सैटेलाइट से उसका व्यू दिखाता है ना, तो एकदम लाइव व्यू दिखाता है कि मान लो यूएसए वाले साइड पे अंधेरा इंडिया वाले साइड पे लाइट है तो वो दिखाता है। तो जब उसको ध्यान से देखोगे ना तो उसमें भी ऐसा कर्व बनने लगता है, क्योंकि लाइट पूरी जगह पे नहीं जाती ना, नॉर्थ पोल पे तो 6 महीने वो होते ना दिन और 6 महीने रात होते, पता है कितनी वाली चीज। तो उस वजह से ना यहाँ पर भी साइनोसॉइडल ग्राफ बनता है एक्चुअल से। हर चीज पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो साइन और कॉस वाला ग्राफ बनता है। तो एक मैथमेटिशियन था फोरियर, जिसके कंसेप्ट को फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसने ये ऑब्जर्व किया कि हर एक पीरियोडिक सिग्नल को साइन और कॉस के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब जैसे मान लो एक पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक फंक्शन है इस तरीके का फंक्शन बोलता था, ठीक है, हमारे में हम कई बार सिग्नल वर्ड यूज करते हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो हर एक पीरियोडिक फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था और उसी के बेस्ड कई सारे सिस्टम्स जो अभी मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है उसी पे बेस्ड, ठीक है। तो आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसका डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन, उसका ग्राफ, उसका वेलोसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसका ग्राफ और उसका एक्सेलरेशन, इन तीनों का जो हमने डेरिवेशन किया और इन पे बेस्ड जो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपने कई बार ये सुना है और हमने एक बार डिस्कशन भी किया। हाँ क्या बोल रही सिद्धि? एक्सेलरेशन जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर आएगा, ठीक है। सर वो पाई के साथ आएगा, पाई स्क्वायर के साथ आएगा, हाँ ठीक है, ओके। हाँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं ये बता दो कि अगर मान के चलो ये पेंडुलम है, ठीक है, तो उसका जो बॉब है इस तरीके से मोशन करता है ना, ठीक है, ये बताओ उसकी सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी जगह पे होगी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां पर होगी? मेन पॉइंट है, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, और यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, वो जीरो हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है ना वो, है ना। तो इसकी वेलोसिटी से रिलेटेड जो एनर्जी है वो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, जीरो, और यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और अगेन यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। समझ में नहीं?
और दूसरी एनर्जी जो उसमें आएगी वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर वो अपनी मीन पोजीशन पे है तो उससे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो उसके डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। तो टोटल एनर्जी हर जगह पे सेम होगी। ये हमने सुना था, उसी चीज को अगली क्लास में डिराइव करेंगे और मेरे ख्याल से वही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आने का सबसे ज्यादा चांस रहता है स्टार्टर से। ठीक है, ज्यादातर स्कूल वाले उसी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये डेरिवेशन हम करने वाले हैं आज के